हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम किरण बाम्बलकर। मैं एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट 25 ईयर्स से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एक कंसल्टेंट, ट्रेनर, ब्लॉगर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ फार्मास्यूटिकल। तो आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन स्टार्ट कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। और इसको आगे जाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एक कैंडिडेट ये तय कर ले कि उसको फार्मास्यूटिकल बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें तीन तरह का बिजनेस होता है। ठीक है। एक तो होता है कि अगर आप बी फार्मेसी कैंडिडेट है तो रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा शॉप डाल के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोकल एफडीए से लाइसेंस लेके रजिस्ट्रेशन करा के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम जगह लगती है एक अराउंड छोटा शॉप, और उसमें आपको लाइसेंस लेके जो भी प्रोडक्ट लेने हैं रिटेल से लेके आप उसको सेल कर सकते हैं। उसमें फ्रिज की ज़रूरत रहती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो फ्रिज में स्टोर करने रहते हैं, एसी की ज़रूरत रहती है। ठीक है। तो ये मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट की जगह मिनिमम उसमें हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, अगर एक अच्छा खासा शॉप चालू करना है। और उसके लिए अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 लाख का आपका कैपिटल है, और आप बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, तो आप ये शॉप चालू कर सकते हैं। उसमें जेनरिक रहता है प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में अराउंड 10% 15% तक की मार्जिन रहती है, कोई कोई कंपनी 20% भी देती है। जेनरिक में 50 to 60% की मार्जिन रहती है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो ये रहता है रिटेल का स्कोप। और आप अगर उस हिसाब से आपका एरिया है, अगर मान लो छोटा टाउन है, तो आप रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया रिटेल का। बट जो भी फार्मासिस्ट है उसको उस शॉप में बैठना रहता है। ऐसा नहीं आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आप बाहर हो और कोई दूसरा चला रहा है जिसको मेडिसिन का पता नहीं है, जिसको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, तो एफडीए कभी भी आके आपकी शॉप चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें पकड़ा गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया आता है आपका होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग से सीधा परचेस करना रहता है, और छोटे छोटे रिटेलर्स को, स्टॉकिस्ट को, शॉपकीपर्स को आपको सेल करना रहता है। उसमें भी फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट डी फार्म है, बी फार्म है और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो एफडीए से लाइसेंस लेके होलसेल का शॉप चालू कर सकता है। उसके लिए एक छोटा गोडाउन की ज़रूरत रहती है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट स्टोरेज कर सको। और वो गोडाउन क्लोज होना चाहिए, जिसमें एसी की कंडीशन होती है, एसी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपरली मटेरियल स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे रहते हैं जिसमें एसी की कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती है, फ्रीज़र की भी कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती है। तो उस हिसाब से आपका एरिया होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। आउटर इंसेक्ट या कोई मक्खी या कोई कीड़ा, मतलब इनग्रेस नहीं होना चाहिए उसमें। एरिया आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली क्लोज कंडीशन में। और उसमें आप प्रोडक्ट स्टोरेज कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेल कर सकते हैं। तो ये होता है। और उसमें आपको लागत मिनिमम मान लीजिए एक 20 से 50 लाख का रहता है। और उसमें अगर आपका अच्छा खासा कैपिटल है तो आप बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं, छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट उसमें फिर प्रोडक्ट रेंज आपका कम होगा। मिनिमम प्रोडक्ट होंगे 5 लाख 10 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यही है कि अगर आपको बड़े कैपिटल में जाना है, बड़े ब्रांड में जाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज रखनी है, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना रहता है। अगर उस केस में आपके पास अच्छा स्पेस है, आपका खुद का स्पेस है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, एसी और सब फ्रीज़र वगैरह की वहाँ पे सुविधा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-4 एमआर रख के आप आजू बाजू के एरिया में आप मार्केटिंग भी करा सकते हैं। मार्केटिंग करके आप उनको प्रॉपरली सैलरी पे कर सकते हैं, और उसमें आप मान लीजिए प्रॉफिट आपका 20 से 30% रह सकता है जेनरिक के ऊपर, और उससे थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट पे थोड़ा कम रहता है। तो ये हो गया होलसेलर का। उसके बाद रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर किसी को स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, तो उस केस में आपको बी फार्मेसी या डी फार्मेसी होने की खुद को ज़रूरत नहीं है।
जिस पर्सन का कोई एजुकेशन है या कम भी है, बट उसके पास अगर अच्छा खासा कैपिटल है तो ही कैन स्टार्ट द बिजनेस। होलसेलर का भी कर सकता है वो, बट वो केस में आपको फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखने पड़ेंगे। उसमें भी ओनर का कोई एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आपको कम से कम 100 सीआर का कैपिटल लगता है, जो कि छोटा प्लांट माना जाएगा। उस केस में बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। आपको पहले तो प्रॉपरली मार्केट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, कौन-सा प्रोडक्ट का मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट का मार्केट में सैचुरेशन है या बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको ऐसा कैटेगरी ढूँढना पड़ेगा, जैसे स्किन का है, डर्मा है, शुगर है, या फिर जेनेरिक में कोई एंटीबायोटिक ऐसा है, जो वो केस में आपको प्रोडक्ट का अच्छा खासा रेंज रहेगा और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो पहले तो सबसे पहले लैंड परचेस करना होगा। लैंड आपका एमआईडीसी एरिया में है तो बहुत ही बेटर है। अगर आपका एमआईडीसी एरिया में नहीं है, खुद का लैंड है कहीं और है, तो आपको उस हिसाब से एफडीए से परमिशन लेना पड़ता है, एमआईडीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा। वो होता है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट में रहेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग कितना रहेगा, वेयरहाउस कितना रहेगा, क्यूसी एरिया कितना रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ओपन स्पेस कितना रहेगा, वाटर सीवेज कैसा रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा रहेगा, ये सारे उसमें टर्म्स रहेंगे। उसके हिसाब से आपको एरिया एलोकेटेड करके डिसाइड करना होगा कि आप कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो लोकली जो हम लोगों ने देखा है या एक्सपीरियंस किया है, लोग मिनिमम 1 एकड़ का जगह उसमें अगर रहेगा तो अच्छा खासा प्लांट बन सकता है। आधे एकड़ में बहुत ही छोटा प्लांट बनेगा। फिलहाल कुछ कंपनियां बनाती है, बट उसमें फिर उतना सारा स्कोप नहीं रहता है, एरिया थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है स्टोरेज वगैरह के लिए। तो ये डिपेंड है आपका कैपिटल कितना है। ठीक है? और अगर आपने ये प्लांट का लेआउट डिसाइड कर लिया है, गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया है, पहले तो आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। कोई रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा एफडीए से। और वो अप्रूवल आपका बिल्डिंग का एक बार अप्रूवल आ गया तो उसमें आप फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका बिल्डिंग का। बिल्डिंग होने के बाद बिल्डिंग का आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। उसमें कोई भी मतलब आउटर इनग्रेस नहीं होना चाहिए, एचवीएसी कंडीशन होना चाहिए, एयरलॉक सिस्टम होना चाहिए, पर्सनल चेंज रूम्स होने चाहिए। बहुत सारा क्राइटेरिया है उसमें, बट डिफरेंट डिफरेंट एरिया है और डिपार्टमेंट के हिसाब से आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको उसमें देखना है एचवीएसी कंडीशन। एचवीएसी मीन्स हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि प्रॉपर एयर कंडीशन मेंटेन करता है, टेम्परेचर आरएच मेंटेन करता है, और उस हिसाब से प्रोडक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग उसमें प्रोडक्ट रख सकते हैं। स्टोरेज एरिया प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एरिया प्रॉपर होना चाहिए, सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है और एक दो इंस्ट्रूमेंट है तो काम चल जाएगा। बिकॉज रॉ मटेरियल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं टेस्टिंग के लिए। एचपीएलसी लगता है, जीसी लगता है, फिर उसका टैबलेट में डिसोल्यूशन एपरेटस लगता है, एफटीआईआर लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। अगर आप डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हो गया कि उसी इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो आपके पास प्रॉपरली जो भी एरिया आप बना रहे हैं उसमें मैन मटेरियल मूवमेंट का प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपरली। कोई भी कंटेमिनेशन का चांस नहीं होना चाहिए, क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस नहीं होना चाहिए। पॉसिबली हर एक एरिया के लिए सेपरेट एएचयू हो तो बहुत बेटर है, ताकि आप में उसमें लाइफ लॉन्ग कोई टेंशन नहीं रहेगा और कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कि आपका स्टोरेज एरिया कैसा हो। स्टोरेज एरिया प्रॉपरली होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, रॉ मटेरियल स्टोरेज सेपरेट, फिनिश गुड सेपरेट, क्वारंटाइन एरिया सेपरेट, रिजेक्टेड मटेरियल एरिया सेपरेट। ये सारा हो गया प्रोडक्शन वेयर हाउस और क्यूसी के बारे में। फिर उसमें आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। उसके लिए भी सफिशिएंट प्रॉपर मीन्स ऑफिशियल फर्नीचर और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि फार्मा में ऐसा है आपका ईच एंड एवरी पेपर आपको रखना है। कोई कोई 5 साल रखने का रिक्वायरमेंट रहता है, कोई डॉक्यूमेंट लाइफ लॉन्ग रखने का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे वैलिडेशन स्टेबिलिटी तो पूरे लंबे समय तक रखने रहते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से स्टोरेज कंडीशन भी अपने को और स्टोरेज एरिया भी सफिशिएंट चाहिए। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी और इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट आपके अगर आप
आज की डेट में अगर कोई भी फार्मा में जाना चाहता है तो 21 CFR पार्ट 11 के हिसाब से अगर इक्विपमेंट है, मीन्स उसमें ऑडिट ट्रेल होना चाहिए आपका, जैसे कंप्रेशन मशीन है, कैप्सूल फिलिंग मशीन है, एफबीडी फ्लूइड बेड ड्रायर है, आरएमजी है। तो उसमें क्या होता है, सारा डेटा स्टोर रहता है। सारा डेटा स्टोर रहता है मीन्स उसमें एडमिन लेवल रहता है, सुपरवाइज़र लेवल रहता है, ऑपरेटर लेवल रहता है, किस पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट किया है, कितने समय तक ऑपरेट किया है, कौन से टाइम पे ऑपरेट किया है, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है। तो उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। और ये ऑडिट ट्रेल ऑडिटर आपको कभी भी मांग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती है 21 CFR पार्ट 11 में। तो उसके हिसाब से आपके सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर आपके सारे इक्विपमेंट उस हिसाब से है तो आगे फ्यूचर में आपको ऑडिट के समय बहुत आसानी जाती है। अदरवाइज मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन रहा, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे चांसेस रहते हैं एरर के, मैनिपुलेशन के, डेटा मैनेजमेंट के। तो वो सारी चीज़ें आज अगर रेगुलेटरी हम लोगों को अप्रूवल लेना है तो वो स्ट्रिक्टली चेक करती है। ठीक है। उसके बाद रहता है आपका रॉ मटेरियल टेस्टिंग रहेगा, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग रहेगा। तो टेस्टिंग के लिए प्रॉपर एनालिस्ट चाहिए, वो एजुकेटेड पीपल चाहिए, ट्रेंड पीपल चाहिए। अगर वो एजुकेटेड एंड ट्रेंड है तो उसमें भी आपको बहुत सारा एरर मिनिमाइजेशन का चांस रहता है, अदरवाइज एरर ज़्यादा हो सकते हैं उसमें। तो ये हो गया आपका स्टाफ का, सारा स्टाफ आपका टेक्निकल होना चाहिए। फार्मा में मोस्टली पहले तो बीएससी, एमएससी, बी लेते थे, बट अभी जिस हिसाब से कैंडिडेट अवेलेबल है मार्केट में, तो मोस्टली कंपनीज आर प्रिफरिंग एम फार्म कैंडिडेट्स, दोज आर वर्किंग। तो एम फार्म कैंडिडेट्स को मैन्युफैक्चरिंग में प्रेफरेंस है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में प्रेफरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस में प्रेफरेंस है, ये सारे डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस है। बी फार्म को भी लेते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेते हैं। बट उसमें फिर क्या होता है कि अगर कोई छोटी कंपनी है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं मिला तो बी फार्म फ्रेशर को भी ले लेते हैं, और सभी कंपनियां फ्रेशर्स को लेती है। बट आपका जितना एजुकेशन अच्छा रहेगा उतना आपका स्केल अच्छा रहेगा और आपका एक्सपर्टाइज अच्छा रहेगा। तो ये होता है एजुकेशन का। फिर एमएससी कैंडिडेट रहते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, उनको क्वालिटी कंट्रोल एरिया में रखते हैं, जो कि टेस्टिंग का क्राइटेरिया रहता है, हर मटेरियल टेस्ट करना रहता है, इसलिए वो सारे केमिस्ट लोग क्यूसी में रहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में बी फार्म, एम फार्म, एमएससी सारे तरह के कैंडिडेट उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से लिए जाते हैं। और रेगुलेटरी का एरिया है तो उसमें प्रॉपरली बी फार्म, एम फार्म कैंडिडेट रहते हैं जिनका रेगुलेटरी का एक्सपोजर है। रेगुलेटरी में भी एम फार्म होता है, अगर उनका वो हिसाब से एजुकेशन है, दे आर अगर ट्रेंड है तो वो हिसाब से भी उनके कैंडिडेट्स लेते हैं। एडमिन एचआर में एमबीए कैंडिडेट्स रहते हैं और उस हिसाब से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। वेयर हाउस में वेयर हाउस का कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, या फिर प्लेन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी, बीएससी भी है तो वो चल जाता है, कोई इशू नहीं है उसमें। बस कंडीशन यही है कि दे शुड हैव प्रॉपर फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस इन प्लेस। तो ये हो गया मैन, मटेरियल, मशीन का, प्लेस का, जगह का। उसके बाद रहता है वाटर सिस्टम, क्योंकि फार्मा में सबसे ज़्यादा खेल रहता है वाटर का। पानी के बिना कुछ नहीं होता है। तो पानी का कंडीशन बहुत प्योर होना चाहिए। हम लोग जिसको प्यूरिफाइड वाटर बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर को प्यूरिफाइड करके एक अच्छी कंडीशन में लिया जाता है। उसके बाद अगर इंजेक्टेबल प्लांट है, स्टराइल है, तो उसको इंजेक्टेबल कंडीशन से लिया जाता है, मोर देन 80 डिग्री पे हीट किया जाता है। और भी वाटर के बहुत सारे टेस्ट पैरामीटर रहते हैं, जो रॉ वाटर को टेस्ट करते हैं, एमआईडीसी वाटर को टेस्ट करते हैं, बोरवेल वाटर को टेस्ट करते हैं। तो उसका पोर्टेबल का एक गाइडलाइन रहता है, प्यूरिफाइड वाटर का एक अलग से गाइडलाइन रहता है, स्टराइल वाटर का अलग गाइडलाइन रहता है, और उसके टेस्टिंग क्राइटेरिया भी अपने फार्मास्यूटिकल रेफरेंसेस से रहते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हो गए। अभी इसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो ये हो गया आपका प्लांट सेटअप हो गया, बिल्डिंग का अप्रूवल हो गया। फिर आता है वैलिडेशन क्वालिफिकेशन, जो भी यूटिलिटी है, ये एच है, उसका वैलिडेशन क्वालिफिकेशंस करना रहता है कि दे आर वर्किंग गुड और नॉट। पता पड़ा कि हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है बट उसका क्वालिफिकेशन नहीं, तो ऑडिट के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है और एरिया में प्रॉपर टेम्परेचर आरएच भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ों का वैलिडेशन क्वालिफिकेशन होता है। फार्मा में ईच एंड एवरी इक्विपमेंट का वैलिडेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसके बिना यूटिलाइजेशन में नहीं लिया जा सकता है। जब तक कि हम लोगों को पता नहीं कि पीएच मीटर भी अगर वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये अपना वैलिडेटेड नहीं है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मशीन का। तो इस हिसाब से फिर आप लोगों को जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, आपका फैसिलिटी बन गया, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिफिकेशन वैलिडेशन है, लोग ले लिए हैं, प्रॉपर ट्रेंड पीपल है, तो आपको पहले तो
पीआईडी बैचेस लेने पड़ते हैं। पीआईडी मीन्स आपका पायलट बैचेस रहता है जो कि 100 केजी का रहता है, 1 लाख बैच साइज़ का रहता है मिनिमम। तो उस हिसाब से हर एक प्रोडक्ट के 3-3 बैचेस लिए जाएंगे, जेनरिक प्रोडक्ट है तो। और 3-3 बैचेस लेने के बाद उनको 6 मंथ स्टेबिलिटी पे रखना पड़ेगा, एससीसी पे, एक्सीलरेटेड कंडीशन पे, और 1 ईयर आपको रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे। तो ये डेटा होने के बाद, आपके पास डेटा जनरेट होने के बाद आप एफडीए में सबमिट कर सकते हैं 3 बैच का वैलिडेशन डेटा, 3 बैच का स्टेबिलिटी डेटा, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, एमएफआर और स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग मटेरियल, लेबल क्लेम, ये सारी चीज़ें रहती है। ये सारा सेट ऑफ बंच आपको एफडीए में रजिस्टर्ड करना पड़ता है प्रोडक्ट लाइसेंस के लिए। तब आपको प्रोडक्ट लाइसेंस मिलेगा मार्केटिंग का, सेल्स का। पहले तो आपको टेस्टिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में सेल्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस मिलता है तभी आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, उसके पहले नहीं सेल कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक नहीं है, एकदम न्यू प्रोडक्ट है, तो आपको इस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने हैं, उसका बीएबी स्टडी करना है, स्टेबिलिटी करना है, वैलिडेशन करना है, उसका प्रॉपर फार्मूला सेट करना है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस डेवलपमेंट में आती है। अगर ये प्रोसेस डेवलपमेंट हो गया, आपका फार्मूला सेट हो गया, तब जाके इसका फिजिबिलिटी या पायलट बैचेस बनते हैं। पहले तो अगर कोई प्रोडक्ट नया है, मार्केट में बिल्कुल नया है मॉलिक्यूल, तो आपको तो फिजिबिलिटी बैचेस, टेस्टिंग बैचेस, ट्रायल बैचेस, और उसका आर&डी में पूरा रिसर्च होता है, तभी ये बैचेस कमर्शियल के लिए आएंगे। ठीक है। और उसके बाद एक बार मार्केट में सेल्स चालू हो गए, तो उसके बाद भी बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है। अगर आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिक सीडीएसईओ या लोकल एफडीए से अप्रूव्ड है, तो आप इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर आपको इंडियन मार्केट के बाहर जाना है, मान लो आपको यूएस एफडीए जाना है, एमएचआरए जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और टीजीए जाना है, एमसीसी जाना है, अफ्रीका जाना है, तो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग गाइडलाइन है। आपको उस प्रोडक्ट का डोसियर बनाना रहता है। डोसियर मीन्स उसका ए टू जेड हिस्ट्री रहता है, फार्मूला रहेगा, बीएमआर रहेगा, उसमें डीएमएफ रहेगा, स्टेबिलिटी वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी बीएबी स्टडी, सब कुछ रहेगा। ये हर एक कंट्री को आपको डेटा सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ का रेगुलेटरी बॉडी, एफडीए बॉडी, वो डेटा चेक करता है। चेक करने के बाद आपको लाइसेंस देगा, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, और ग्रांट होने के बाद उस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका सेल्स तक का क्राइटेरिया। उसमें भी ये होता है कि एफडीए पहले आपके साइट पे आएगा, आपका साइट का ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद अगर आपकी साइट फिट होती है सारे क्राइटेरिया में, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, यूएस एफडीए अप्रूव्ड, एमएचआरए अप्रूव्ड, लाइक दैट। और फिर उनके कंट्री में डोसियर सबमिट करके, डोसियर का परमिशन लेके, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। वैसे उनकी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। और ऑडिट के दौरान अगर कुछ भी कमी निकलती है, डेफिशिएंसी निकलती है, तो वो हम लोगों को एक रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के ऊपर सारे कंप्लायंस करने रहते हैं। जब सारे कंप्लायंस हो जाएंगे, तभी हम लोग एफडीए को सबमिट करेंगे, एफडीए फिर से रिव्यू करेगा, और वो सारे कंप्लायंस होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो ये हो गया पूरा फार्मा का प्रोसेस। तो इस हिसाब से जाते हैं हम लोग। और उसके बाद मार्केटिंग में अगर आपको सेल करना है, तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन भी लगता है, कहीं कहीं कंट्री में, यूरोप में लगता है, बहुत सारी कंट्री में लगता है, और अफ्रीका में भी लगता है। मार्केटिंग ऑथराइजेशन मीन्स कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट के एफडीए अप्रूवल के हिसाब से हम लोग ये मार्केट में सेल करना चाहते हैं। और उसमें अगर कोई आपका थर्ड पार्टी है, तो उससे भी हम लोगों को मार्केटिंग ऑथराइजेशन साइन कराना रहता है। दोनों पार्टी का एग्रीमेंट रहता है, जिसको टेक्निकल एग्रीमेंट बोलते हैं। कोई कोई चीज़ों में जब हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो टेक्निकल एग्रीमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है, क्वालिटी एग्रीमेंट की ज़रूरत रहती है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे फार्मा में जा सकते हैं। तो ये रहा पूरा फार्मा का सफ़र, और बहुत ही हम लोगों ने सिंपल वे में बताना ट्राई किया है। अगर आपको इसका डिटेल कुछ भी चाहिए, और आपको फार्मा रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, लाइसेंस लेना है, रिटेल का, होलसेल का, कोई भी फार्मा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हम लोगों को मेल लिख सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा सारा डिटेल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगती है, वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। और आगे अगर कोई वीडियो चाहिए आपको, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो आप हमको कमेंट में लिखिए। और कोई भी फार्मर रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।